नमस्कार व्यूअर्स, मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था, जिसमें अमैलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं उसी श्रृंखला में। तो आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। दो कंपनीज़ हैं, A लिमिटेड और B लिमिटेड। इन्होंने एकीकरण का निश्चय किया है और एक नई कंपनी C लिमिटेड की स्थापना की गई है 5 लाख रुपए की ऑथोराइज्ड कैपिटल से, जो कि 25,000 इक्विटी अंश 25,000 20 रुपये वाले इक्विटी अंशों में विभाजित होगी। हमें A और B दोनों की बैलेंस शीट दे रखी है, दोनों की शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L का प्रॉफिट का बैलेंस है, देन क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस हैं। एसेट्स में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है टेंजिबल में। इंटेंजिबल में गुडविल और पेटेंट्स हैं। करंट एसेट्स में स्टॉक है, बुक डेट्स है और कैश एट बैंक है। यहाँ पर क्या खास बात है कि PC हमको दे रखा है। PC मतलब परचेज कंसिडरेशन। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप देखिए, A लिमिटेड को 20 रुपये प्रति अंश पर पूर्ण प्रदत्त 15,000 इक्विटी अंशों का आवंटन किया जाएगा एज PC, और B लिमिटेड को 20 रुपये प्रति अंश पर पूर्ण प्रदत्त 8,000 इक्विटी अंशों का आवंटन किया जाएगा। तो हमें A और B की पुस्तकों में खातों को बंद करने के लिए जनरल प्रविष्टियाँ देनी है। ख्याति या पूंजी संचय को दर्शाना है। ख्याति या पूंजी संचय जो होता है, ये क्रय की प्रकृति के एकीकरण में ही उत्पन्न होता है। यानी कि हमें यहाँ पर जो लेखे करने हैं वो क्रय की प्रकृति के एकीकरण की तरह से हमें करने हैं, मानकर करने हैं। C लिमिटेड की बुक्स में हमको ओपनिंग एंट्रीज देनी है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है हमको C लिमिटेड की बुक्स में। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट PC परचेज कंसिडरेशन for A limited. It will be 15,000 into 20, 3 lakh, 15,000 equity shares at the rate of ₹20 per share, so 3 lakh. For B limited it will be 8,000 multiplied by 20 equals to 1,60,000 as it is given in the question, so there is no problem. Now general entries in the books of vendor company. First of all we are doing this for A limited. A limited की बुक्स में हमको खातों को बंद करने के लिए एंट्रीज पास करनी है, क्योंकि A लिमिटेड विक्रेता कंपनी है, वेंडर कंपनी है। तो जैसा कि जब हमने एंट्रीज की थी तो उसमें था कि क्रेता कंपनी के द्वारा जो भी संपत्तियां ली जाती हैं उनके खातों को हम वसूली खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसी प्रकार क्रेता कंपनी जो दायित्व लेती है उससे उन्हें भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं बुक वैल्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारी एसेट से हम ले लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है कि कोई ऐसी एसेट हो जो वेंडर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी ने ना ली हो। तो ऐसा मान रहे हैं कि सारी की सारी एसेट्स जो हैं वो C लिमिटेड ने ले ली हैं। तो सभी जो संपत्तियां ली हैं उनसे हमको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारी एसेट्स, पर्टिकुलर एसेट्स को क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पर टू गुडविल, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू पेटेंट्स, टू स्टॉक इन ट्रेड, टू डेटर्स एंड टू कैश एट बैंक। बैलेंस शीट को देखिए लिमिटेड की, और सारी एसेट्स को मैंने यहाँ पे ले लिया है। और एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये सारी अमाउंट्स जो है वो बुक वैल्यूज़ ही आएंगी। ये सारी की सारी अमाउंट्स बुक वैल्यूज़ ही आपको यहाँ पर लिखनी है, पुस्तक मूल्य ही आपको लिखने हैं। इसी प्रकार आपको लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग एंट्री करनी है। A लिमिटेड के जो लाइबिलिटीज़ हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, इन दोनों को हमको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। जैसा कि आप जानते हैं क्रेडिट जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं इनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो जब हम इन खातों को बंद करेंगे तो इन्हें डेबिट कर देंगे लाइबिलिटीज़ को। तो टू रियलाइजेशन, तो 19,000 के क्रेडिटर्स थे और 1,000 के क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, टोटल 20,000 रियलाइजेशन में आप ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड और जो भी हमारे पास P&L का जो प्रॉफिट का बैलेंस होता है उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं, तो इक्विटी अंश पूंजी और जो भी संचय हैं उनको हम इक्विटी अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व फंड 58,000, स्टेटमेंट ऑफ P&L 22,000। ये तीनों अमाउंट्स आप A लिमिटेड की बैलेंस शीट में देख सकते हैं। 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स, टोटल 2,80,000। देन आपको PC ड्यू करना है। C लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन 3 लाख PC है, परचेज कंसिडरेशन ड्यू कीजिए। देन रिसीव इट, इक्विटी शेयर इन C लिमिटेड की फॉर्म में ये PC हमको प्राप्त हुआ है। तो एंट्री इक्विटी शेयर इन C लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू C लिमिटेड 3 lakhs।
देन रियलाइजेशन अकाउंट का हम बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। जब आप इसका अकाउंट बनाएंगे, आप इसको रफली बना सकते हैं या फेयरली भी बना सकते हैं, या अकाउंट नहीं बनाएं तो डेबिट क्रेडिट साइड का जोड़ करके उनका डिफरेंस भी कर सकते हैं। यू विल सी कि रियलाइजेशन जो है आपने क्रेडिट किया है जितनी अमाउंट से, उसका टोटल डेबिट किए गई अमाउंट से ज़्यादा है, मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ऐसी स्थिति में रियलाइजेशन अकाउंट आपका लाभ को प्रदर्शित कर रहा होता है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इस लाभ को हम इक्विटी अंशधारियों के खाते में स्थानांतरित कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी 20,000 का लाभ आ रहा होगा। देन लास्ट एंट्री जो होगी हमारी, जो भी इक्विटी शेयर्स हमें रिसीव हुए हैं पीसी की फॉर्म में, उन सभी इक्विटी अंशों को हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देना होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड 3 लाख। इस अंतिम प्रविष्टि के साथ ही वेंडर कंपनी की बुक्स में सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सेम टू सेम आपको बी लिमिटेड की पुस्तकों में एंट्रीज पास करनी है। ठीक ए लिमिटेड की ही तरह से बी लिमिटेड भी वेंडर कंपनी है जिसकी एसेट और लायबिलिटीज सी लिमिटेड खरीद रही है। तो बिल्कुल उसी प्रकार सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़, क्योंकि हम मान रहे हैं कि सारी एसेट और सारी लायबिलिटीज़ ही सी लिमिटेड ने एक्वायर करी हैं, तो जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट में गिवन है, उन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हमको रियलाइजेशन में अकाउंट में शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है। एसेट्स के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, जैसा कि आपके सामने एंट्री है, आप देख रहे होंगे, और अमाउंट सारी पुस्तक मूल्य वाली आपको ले लेनी है, ठीक है, लिमिटेड की तरह से। तो बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप इसको खुद से भी करके देखिएगा। देन लायबिलिटी साइड की जो लायबिलिटीज़ हैं उनको हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है, तो उन लायबिलिटीज़ को डेबिट कीजिए और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कीजिए, जैसा अभी हमने ए लिमिटेड के लिए किया था। तो ये आपकी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री ठीक ए लिमिटेड की ही तरह शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को हमें शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफ़र कर देना है। देन परचेज कंसिडरेशन ड्यू करना है और उसको रिसीव करना है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। देन रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट आएगा, आप निकाल कर देखिएगा। क्रेडिट रियलाइजेशन को आपने क्रेडिट जिस अमाउंट से किया है उसमें से जिस अमाउंट से डेबिट किया है आपको लेस कर लेना है। यू विल गेट डिफरेंस, यू विल गेट द बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सो हेयर इट इज़ प्रॉफिट। रियलाइजेशन का क्रेडिट का जोड़ ज़्यादा होगा डेबिट के जोड़ से, सो इट इज़ प्रॉफिट। सो this profit should be transferred to equity shareholders account, so entry will be realization account debit to equity shareholders 10,000, ये डिफरेंस आ रहा होगा। और एट लास्ट जो इक्विटी शेयर हमें मिले थे सी लिमिटेड से पीसी की फॉर्म में 1,60,000 के, उन्हें हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देना है, भुगतान कर देना है। तो इस तरीके से इस अंतिम प्रविष्टि के साथ ही आप देखेंगे कि वेंडर कंपनी बी कंपनी की बुक्स में सारे के सारे खाते खुद ही बंद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं परचेजिंग कंपनी। ए बी दोनों ही कंपनीज वेंडर कंपनीज थी। इन दोनों के ही एसेट लायबिलिटीज़ को सी लिमिटेड ने खरीदा है, क्योंकि सी लिमिटेड क्रेता कंपनी है। तो पहले मैं ए लिमिटेड के लिए प्रविष्टियाँ करूँगी। यहाँ पर ए लिमिटेड की जो भी संपत्तियाँ सी लिमिटेड ने ली हैं उन सबको डेबिट कीजिए, जो भी दायित्व लिए हैं उन सबको क्रेडिट कीजिए, एज वेल एज लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड को क्रेडिट कीजिए। तो आप देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, पेटेंट अकाउंट डेबिट, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट। ये सारी एंट्रीज़, ये सारी चीज़ें जो आपको डेबिट करनी है, ये वही संपत्तियाँ आएंगी जो संपत्तियाँ क्रेता कंपनी ने विक्रेता कंपनी की खरीदी हैं। यदि कोई पर्टिकुलर संपत्ति नहीं खरीदी होती इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर वो आती भी नहीं डेबिट में। फाइन। दूसरा, जब हम खाते बंद करते हैं विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में, वहाँ हम पुस्तक मूल्य से बंद करते हैं, लेकिन जब हम क्रेता कंपनी की पुस्तकों में इन एसेट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं तब हम यहाँ पर तय मूल्य से करते हैं। तय मूल्य मतलब जो दोनों के बीच में एग्रीड प्राइस है। यहाँ पर ऐसा कुछ हमें दे नहीं रखा था। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा कहा होता कि सी लिमिटेड ने ए लिमिटेड की लैंड एंड बिल्डिंग को 80,000 में एक्वायर किया, देन विल डू इट बाय 80,000 नोट बाय 1 लाख। फाइन। तो अभी फ़िलहाल हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी एसेट्स को पुस्तक मूल्य पर ही लिया गया है। तो सभी एसेट्स जितनी भी हमने ली हैं, एक्वायर करी हैं, उन सबको डेबिट कर दिया है, लायबिलिटीज़ को और लिक्विडेटर को क्रेडिट कर दिया है। ये अमाउंट्स लिखने के बाद यदि कोई डिफरेंस आ रहा हो तो उसको या तो हमें गुडविल मानना होता है या कैपिटल रिजर्व मानना होता है। अगर तो क्रेडिट साइड का टोटल
डेबिट के टोटल से ज़्यादा है तो इट मीन्स गुडविल होगी वो, और अगर डेबिट का टोटल जो आपका ज़्यादा है और क्रेडिट का कम है देन आपको टू कैपिटल रिजर्व लिखना होता है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से कम है, 58,000 का डिफरेंस है, तो 58,000 को आपने गुडविल अकाउंट डेबिट कर देना है, बैलेंसिंग फिगर 58,000। ओके, आप चाहें तो उसको स्टेटमेंट बनाकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रेड क्रेडिटर्स 19,000 से क्रेडिट करेंगे, टू क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 1,000, टू लिक्विडेटर 3 lakhs, बीइंग द डिफरेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर फ्रॉम ए लिमिटेड। अब इसके लिक्विडेटर को आपने क्रेडिट किया था फर्स्ट एंट्री में, ए लिमिटेड के लिक्विडेटर को, उसको पेमेंट की एंट्री कीजिए, लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, बीइंग द इशू ऑफ 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच अगेंस्ट पीसी। फाइन, देन सेम एंट्री आपको पास करनी है फॉर बी लिमिटेड। बी लिमिटेड की जो जो एसेट्स एक्वायर करी उनका तय मूल्य यहाँ पर पुस्तक मूल्य ही है क्योंकि अलग से कोई दे नहीं रखा, उन सबको डेबिट कीजिए, क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस को क्रेडिट कीजिए, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड को पीसी से क्रेडिट कीजिए 1,60,000 से। फिर देखिए डिफरेंस, यहाँ पर भी क्रेडिट का जोड़ ज़्यादा आ रहा होगा, 1,70,000 आ रहा होगा, और डेबिट का आप टोटल करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग से लेकर कैश एट बैंक का, तो उसको आप डिडक्ट करेंगे तो डिफरेंस आ रहा होगा 22,000 का। तो उसके लिए हमको गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है, बैलेंसिंग फिगर 22,000। देन लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड को पीसी डिस्चार्ज करना है, तो लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल की फॉर्म में था, इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में था, 1,60,000, बीइंग द इशू ऑफ 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 अगेंस्ट पीसी। तो इस तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हमने क्रेता कंपनी की पुस्तकों में एक्वायर करने की एंट्रीज पास कर दी हैं। अब इसके बाद सी लिमिटेड की हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है जस्ट आफ्टर अमेलगमेशन। तो आपके पास ए और बी दोनों की बैलेंस शीट्स हैं, तो उसी को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम सी की बैलेंस शीट बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल एज इट इज़ गिवन दैट ऑथराइज कैपिटल इज़ 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। तो आप इसको ऑथराइज कैपिटल में दिखा दीजिए, इसके नीचे आप एक लाइन लगा दीजिए क्योंकि इसको हमें टोटल में इंक्लूड नहीं करना ऑथराइज कैपिटल को। देन इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, 15,000 इक्विटी शेयर्स ए लिमिटेड को जारी किए गए हैं एज पीसी, और 8,000 इक्विटी शेयर बी लिमिटेड को जारी किए गए हैं एज पीसी। सो टोटल 23,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच फुली पेड अप, सो इट विल बी 4,60,000, इसको आप दिखाएंगे। देन करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स में ए लिमिटेड के क्रेडिटर्स हमने लिए थे 19,000 के और बी लिमिटेड के क्रेडिटर्स लिए थे 9500 के, दोनों का टोटल 28,500 बाहर दिखाइए। देन अदर करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 1,000 के ए के और 500 के बी के, तो कुल मिलाकर सी के क्रेडिटर्स हो गए एक्सपेंसेस के लिए 1,500 के, टोटल कीजिए 4,90,000। देन एसेट्स में आ जाइए, टोटल करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स लिखिए पहले, इसमें फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड में टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल हमारे पास दो हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ए की लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख और बी की 50,000, दोनों का जोड़ 1,50,000। ए की प्लांट एंड मशीनरी 60,000, बी की 39,000, टोटल 99,000 बाहर। देन इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल में हमारे पास गुडविल है और पेटेंट्स हैं। गुडविल हमारी फर्स्ट एंट्री में 58,000 की बैलेंसिंग फिगर से आई थी और थर्ड एंट्री में बी लिमिटेड के रिगार्डिंग 22,000 की आई थी 80,000। यहाँ ध्यान दीजिएगा, गुडविल जो हमने ए और बी की पुस्तकों में खाते बंद किए थे वहाँ तो पुस्तक मूल्य से दिखानी है, और यहाँ पर जब हम सी लिमिटेड की पुस्तकों में गुडविल की बात करेंगे तो जो गुडविल हमारी जो ए और बी की एसेट लायबिलिटीज़ को टेक ओवर करते समय फर्स्ट और थर्ड एंट्री में गुडविल अराइज हुई है उसको हमें यहाँ दिखाना है। तो 58,000 प्लस 22,000 80,000। पेटेंट्स जो हैं 17,000 के ए के थे और बी के थे ही नहीं, नील, टोटल 17,000 बाहर दिखाइए। देन करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज में स्टॉक इन ट्रेड, ए का 26,000, बी का 18,000, टोटल 44,000, सी का टोटल स्टॉक हो जाएगा 44,000। देन ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स 42,000 प्लस 35,000, ए और बी का जोड़ बाहर दिखाइए 77,000। एंड एट लास्ट कैश एट बैंक, ए की और बी की कैश एट बैंक का टोटल कर दीजिए तो ये तो 23,000 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से जो 4,90,000 टोटल है वो आपका मैच कर जाएगा एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। तो इस तरह से हमें क्रय की प्रकृति के एकीकरण में एंट्रीज पास करनी होती हैं। बैलेंस शीट ऑलमोस्ट वैसे ही बनी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बनाई थी, लाइकवाइज यहाँ पर हमने बैलेंस शीट बना दी है। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3।
जिनमें कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं थी, कोई इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन नहीं था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पहले एंट्रीज़ का जो प्रोसीजर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें कुछ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस होंगी, कुछ कुछ डिफरेंट एडजस्टमेंट्स होंगी, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस होंगे। तो अभी आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच।